अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है अल्सर ऑफ द स्टमक। मैदे का ज़ख़म ये क्यों होता है, क्या वजूहात होती हैं, क्या अलामतें होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। मैं हूँ डॉक्टर खदीजा इरम। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस मर्ज़ में मैदे की दीवारों पर एक या इससे ज़्यादा ज़ख़म बन जाते हैं और इसके अंदर बदहज़मी बहुत कम होती है। पर क्या होता है, पेशेंट को खाना खाने के बाद फ़ौरी आधे घंटे के बाद या फ़ौरी उल्टी हो जाती है उसको, और शदीद का दर्द होता है, इतना शदीद का मैदे में दर्द होता है कि मरीज़ बेताब होता है, बेचैन होता है, उसको दर्द बहुत ज़्यादा शदीद का हुआ होता है, ठीक है? और काफ़ी ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद इस तरह की क़ै होती है, दर्द होता है और क़ै हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। उल्टी के अंदर गैर हज़म शुदा ग़िज़ा निकलती है और उसके अंदर खून मिला हुआ होता है। ये होता है कि मैदे के अंदर अगर कोई ज़ख़म वग़ैरह फट जाए या सुराख़ हो जाए तो इस तरह के खून मिला हुआ उल्टी होती है। अब इसके असबाब क्या हैं, ये क्यों हो जाता है, तो ये मैं आपको बताऊँगी। ये मर्दों की निस्बत औरतों में बहुत ज़्यादा होता है। वो ख़वातीन जो ज़्यादातर फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह खाती हैं या ऑयली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं या बर्गर वग़ैरह इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल करती हैं, और ऐसे मर्द जो ऐसे हैवी खाने खाने के बाद बैठकर मुसलसल काम वग़ैरह करते हों, तो उनके अंदर इस तरह की अलामतें पैदा होती हैं और वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं, ठीक है? और ऐसी ख़वातीन जिनको माहवारी यानी कि मेंसेस ना हो और उनको फिर ये खून की क़ै होती है, उल्टी होती है, उल्टी होने के बाद उनको सुकून तो मिलता है, पर वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकती हैं, सही है? या मतलब पुराना मैदे का वर्म हो या ज़्यादा एसिडिटी वग़ैरह पहले रहती हो, तो इस तरह के सिम्पटम्स जो ज़ाहिर होते हों या हमें पता हो कि इस पेशेंट में पहले इस तरह की कैफ़ियत रहती थी और अब ये हो रहा है कि उसको खाना खाने के बाद फ़ौरी दर्द हो रहा है या उल्टी वग़ैरह हो रही है, तो हम उसका ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये होता है कि कन्फ़र्म हो जाता है कि मैदे का अल्सर ही है, ठीक है? इसके बाद मैं बताऊँगी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर सबसे पहली जो आती है आर्जेंटम नाइट्रिकम है। आर्जेंटम नाइट्रिकम में मुक़ाम मैदे पर, यानी कि मैदे के मुक़ाम पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जब तक कि उल्टी ना हो जाए आराम नहीं मिलता। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम आप 6 एक्स में इस्तेमाल करवा सकते हैं दिन में 4 टाइम। इसके बाद आती है क्रियोज़ोटम। क्रियोज़ोटम ये इस मर्ज़ की बहुत ज़्यादा अहम दवाई है और ये मतलब जब यानी कि उल्टियाँ हो रही हैं तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होती है और आप 6 एक्स में इस्तेमाल करवा सकते हैं दिन में 4 टाइम। और इसके बाद आती है कालीबाइक्रोमिकम। कालीबाइक्रोमिकम के मरीज़ को मैदे में शदीद का दर्द होता है और थोड़ी-थोड़ी सी ग़िज़ा खाने के बाद फ़ौरी वो उल्टी कर देता है और दर्द वाली जगह पर उसको चुभन दबाव महसूस होता है। और तो ये जो दवा है कालीबाइक्रोमिकम, इसकी शदीद कंडीशन में, यानी कि मरीज़ बहुत ज़्यादा इस तरह के सिम्पटम में मुब्तला हो, तो उसको ये दे सकते हैं और 6 एक्स में इस्तेमाल करवाएँगे हर 4 घंटे के बाद, ठीक है? इसके बाद आती है पलंबम। पलंबम हम जब देंगे शदीद का कब्ज़ हो और हिचकी लगे और इसकी जो ख़ास अलामत है वो कब्ज़ वग़ैरह की वजह से क़ै हो रही हो, यानी कि उल्टियाँ हो रही हों, तो हम ये 30 में इस्तेमाल करवाएँगे हर 6 घंटे के बाद, ठीक है? और इसके बाद आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम जब देंगे मुक़ाम मैदा, यानी कि स्टमक में शदीद का दर्द हो, जलन हो और पेशेंट लाग़िर हो, कमज़ोर हो, खूनी क़ै कर रहा हो और ज़बान खुश्क हो और सुर्ख़ हो, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो, बार-बार पानी पिए और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो हम ये दे सकते हैं। और यानी कि जो वो अल्सर ऑफ द स्टमक है, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हो और मरीज़ इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो, तो हम आर्सेनिकम एल्बम ज़रूर इस्तेमाल करवाएँगे। और एपिकोक और हिमामाइसिस। एपिकोक और हिमामाइसिस हम 30 में इस्तेमाल करवाएँगे अल्टरनेट, क्योंकि ये ब्लड को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और मुफ़ीद दवाई है।
तो जब खून की यानी कि खून की उल्टियाँ हो रही हो तो हम ये दवाई ज़रूर इस्तेमाल करवाएँगे। हिमामाइलस ब्लड रोकने के लिए काम आती है, एपिकोक और उल्टी रोकने के लिए काम आती है, तो ये दोनों हम ऑल्टरनेट इस्तेमाल करवाएँगे 30 में हर 15-15 या 20-20 मिनट के बाद, तो इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ होगा। इसके बाद आ जाती है ज़रूरी हिदायत कि ज़रूरी हिदायत क्या है, हमें पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए जो उसको रिलीफ़ मिले, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम मरीज़ को मतलब चंद दिन तक के कोई ग़ज़ा खाने वाली नहीं देंगे, सिर्फ़ पीने वाली ग़ज़ा इस्तेमाल करवाएँगे। उसके अंदर ठंडा पानी आ जाता है, दूध वग़ैरह आ जाता है, वो भी ठंडा। और वरना जब थोड़ी-सी तबीयत संभल जाएगी तो हम साबूदाना दूध में पका हुआ वो भी ठंडा ही देंगे। इसके अलावा कोई ग़िज़ा इस्तेमाल करवाना पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो सकती है। या बार-बार बर्फ़ चुसाएँगे या मैदे वाले मुकाम पर मौसम के लिहाज़ से बर्फ़ की सिकाई भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।